नए सत्र में आप कक्षा 9th में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं को हमारा जो है स्नेह प्राप्त हो, इसकी मैं आशा करता हूं। हम आपको आज 9th के जिस विषय को पढ़ाना है उसके पाठ्यक्रम के बारे में आज बताएंगे। वैसे आप सभी को विदित है कि दुनिया में कोविड-19 की महामारी के कारण हमें आपको आमने सामने बैठकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य होना चाहिए, किंतु इस समस्या के कारण हम आपसे सीधे नहीं मिल पा रहे हैं और इस कारण हमको इस विधि से आपके सामने आना पड़ रहा है। वैसे तो आप जूनियर कक्षाओं से जब हाई स्कूल में प्रवेश करते हैं तो पाठ्यक्रम का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। अगर हम तुलना करें तो जिस प्रकार अगर हम मान लें जूनियर के पाठ्यक्रम को कि नाले के समान है, तो वहीं हाई स्कूल का पाठ्यक्रम नदी के समान है। इतना अंतर है। आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि आप जूनियर कक्षाओं में इतिहास, नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, भूगोल एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ते हैं, जबकि जब आप हाई स्कूल में आते हैं तो इन सभी विषयों को मिलाकर एक विषय बनाया गया है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान वैसे ही सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कई विषय सम्मिलित कर दिए गए हैं। अब जूनियर कक्षाओं में आप वैसे ही अलग अलग विषय के रूप में पढ़े थे, अब यहां आप एक विषय के रूप में इन सभी विषयों को पढ़ेंगे, तो वैसे ही पाठ्यक्रम बढ़ा और जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित था जूनियर में, उससे अधिक पाठ्यक्रम आपको कक्षा 9th में मिलेगा। तो दोनों तरफ से बड़ा हो गया। इसलिए यहां अध्ययन और अध्यापन की कुछ तौर तरीके भी बदल जाते हैं जूनियर से और हाई स्कूल में। वहां आपको अध्यापक पढ़ाना, लिखवाना, याद करवाना सभी कार्य संपादित कर देता है छोटे पाठ्यक्रम होने के कारण, किंतु यहां आपको कुछ काम स्वयं करना पड़ता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को समझने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि सामाजिक विज्ञान को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमानुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है खंड क और दूसरे को कहा गया है खंड ख। खंड क में 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला रखा गया है इतिहास और दूसरा सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। जबकि खंड ख में भी 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला रखा गया है भूगोल और दूसरा रखा गया है अर्थशास्त्र। और इन चारों विषयों को मिलाकर बनाया गया है सामाजिक विज्ञान। तो वैसे अपने आप में
4 विषय एक विषय के रूप में मिलकर पढ़ना ही एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। वैसे तो आप जूनियर कक्षाओं में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल से परिचित हैं। उसके प्राथमिक चीजों को ज्ञान आपको कराया गया है। अर्थशास्त्र एक नया सब्जेक्ट हाई स्कूल में जुड़ता है। आज हम आपको इन चारों विषयों के कुछ परिचय बताएंगे, जिससे आपको लगे कि हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है, क्या हमारे पाठ्यक्रम की रूपरेखा जा सकती है, ये हमें देखना होगा। सामाजिक विज्ञान खंड को, जैसा कि आपने देखा कि उसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र को रखा गया है, और खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र। तो हम इन विषयों से आपका परिचय आज कराएंगे। सबसे पहले खंड क के इतिहास का परिचय आपसे कराते हैं। वैसे तो जूनियर कक्षाओं में आपने इतिहास का परिचय पढ़ा होगा, किंतु यदि किसी छात्रा को इसके परिचय की जानकारी न हो तो यह आप यहां जान सकते हैं। इतिहास अगर देखा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका शब्द विच्छेद किया जाए तो एक शब्द होता है इति और दूसरा होता है हास। इति शब्द का अर्थ, इति मतलब होता है समाप्त होना, बीत जाना, और हास का मतलब होता है वर्णन। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बीते हुए समय का वर्णन, बीती हुई घटनाओं का वर्णन, यह अर्थ निकल कर आता है इतिहास का। बीते हुए समय का जो वर्णन है, क्या अगर ये मान लिया जाए कि इतिहास बीते हुए समय का वर्णन कराता है, बीते हुए समय का अध्ययन कराता है, बीते हुए समय की जानकारी देता है, तो क्या यह पूर्ण परिभाषा होगी? इस पर गौर करना होगा कि यह आंशिक परिभाषा होगी या पूर्ण परिभाषा होगी। मेरे ख्याल से यह आंशिक परिभाषा होगी, पूर्ण नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसकी भी आपको हमें बताना जरूरी है कि यह पूर्ण क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो लाखों जीवों का वास है, निवास है। इस लाखों जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं, और सभी घटनाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इतिहास समस्त बीती घटनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। इतिहास विशेषकर मानव से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। इतिहास में हम विशेषकर मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, वे घटनाएं जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है,
उनका, क्योंकि एक मानव, यदि एक सामान्य मानव को हम लें तो बीते हुए 24 घंटे के अंदर बहुत सी घटनाएं एक मानव के साथ घटती हैं, जिनका आने वाले समयों में सभी घटनाओं का योगदान नहीं होता। लेकिन यदि कोई महत्वपूर्ण घटना है जिसका आने वाले समय में मानव से, उसका जीवन से उसका लगाव है, जुड़ाव है, तो निश्चित उसको महत्वपूर्ण घटना मानकर उसका अध्ययन किया जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण घटनाओं, और तीसरी बात, ये अध्ययन लिखित होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बात लिखी नहीं जाएगी, केवल मौखिक रह जाए, तो वह 1-2 पीढ़ी याद रखी जाएगी। 1-2 पीढ़ी के बाद हो सकता है उसमें लोग भूल जाएं। इसलिए यदि वो लिखित वर्णित कर दिया गया, लिखकर उसका वर्णन कर दिया गया, तो आने वाली हजारों साल तक उस बीती हुई घटना को पढ़कर अध्ययन किया जा सकता है कि इस युग में, इस काल समय में मानव ने कैसे अपने जीवन यापन को निर्वाह किया। क्योंकि यदि लिखित वर्णन नहीं है तो निश्चित रूप से यह समय हो सकता है कि हम आज याद रखें, आज कोई घटना होती है तो हम याद रखें, हमारे आने वाली पीढ़ी याद रखे, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आने वाली पीढ़ी उसको न याद रख पाए। इसलिए लिखित विवरण होना आवश्यक है। इन्हीं आधारों को मिलाकर परिभाषा बनाई जाती है, इतिहास की संपूर्ण परिभाषा, जिसको हम पूर्ण परिभाषा कह सकते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं इतिहास की परिभाषा को कि मानव जीवन से संबंधित वे समस्त बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, मानव जीवन से संबंधित बीती हुई वे समस्त महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका हम लिपिबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुसंगठित अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहास कहते हैं। अगर आप इस परिभाषा में देखें तो तीनों बातों का समावेश है कि घटना जो हो रही है वो मानव से संबंधित है, और उन्हीं घटनाओं का समावेश है जो महत्वपूर्ण है मानव जीवन से, और तीसरा लिपिबद्ध, लिखित वर्णन है। ये तीनों चीजें सम्मिलित की गई हैं इस परिभाषा में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास की ये पूर्ण परिभाषा बनती है। फिर एक बार इतिहास की परिभाषा सुन लें। मानव जीवन से संबंधित बीती हुई वे समस्त महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका हम लिपिबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहास कहते हैं। इतिहास के जन्मदाता आप जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हो सकते हैं। इतिहास के जन्मदाता हैं हेरोडोटस। इतिहास के जन्मदाता हैं हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास की कड़ी को शुरू किया, इसलिए इनको इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। अब एक बात आपके मन में जरूर उत्पन्न हो रही होगी कि हम इतिहास उसी को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण हो। और जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस काल का अध्ययन हम कैसे जानेंगे, कैसे उसके बारे में हम जानेंगे?
क्योंकि उस समय का कोई लिखित विवरण मिलना असंभव है, क्योंकि मानव लिखना पढ़ना ही नहीं जानता। इसलिए इतिहास को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक पहला भाग होता है ऐतिहासिक काल, और दूसरा भाग होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसको आपको जानना होगा। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें इतिहास के बारे में, या दूसरे शब्दों में मानव जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका विवरण हमें लिखित उपलब्ध होता है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन घटनाओं की जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसकी जानकारी हमें लिखित नहीं प्राप्त होती। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी या इन घटनाओं का विवरण हमें लिखित उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसको इतिहास के पूर्व का काल भी कहा जाता है। तो फिर प्रागैतिहासिक काल का वर्णन कैसे हम जानते हैं, ये भी एक आपके सामने में, आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि जिसका लिखित विवरण ही उपलब्ध नहीं है उसके बारे में हम जानते कैसे। इसके लिए हर देशों ने अपने अपने देशों में पुरातत्व विभाग की स्थापना की है, और पुरातत्व विभाग टीलों, खंडहरों, जहां मानव के निवास की प्राचीन कालों की अनुभूत होती है कि यहां मानव रहा होगा, वहां खुदाई करके भूमि की, और भूमि के अंदर जो कुछ वस्तु प्राप्त होती है उसका अवलोकन करके, अध्ययन करके प्रागैतिहासिक काल का वर्णन किया जाता है। जैसे किसी स्थान पर खुदाई हुई तो वहां खिलौने प्राप्त हुए, मूर्तियां प्राप्त हुई, मोहरे प्राप्त हुए, बर्तन प्राप्त हुए, भवनों के अवशेष प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए। इन सब का अवलोकन करके, अध्ययन करके प्रागैतिहासिक काल का वर्णन किया जाता है। अब कहेंगे कि अब ये कैसे अनुमान लगाया जाता होगा कि ये कितने वर्ष पहले की मूर्तियां हैं या ये अस्थियां हैं। ये भी तो एक आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये कितने साल पहले की घटना है। इसके लिए विज्ञान ने जो अस्थियां होती हैं उसमें एक बताया गया है कि उनसे, उन अस्थियों से हम उसके काल, समय की जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये अस्थियां लगभग कितने वर्ष पुरानी होंगी। उसको कहते हैं कार्बन 14 विधि, जिस विधि से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये अस्थियां कितनी पुरानी होंगी। ये तो रहा ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यहां हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासन काल में
1905 ईस्वी में स्थापित की गई, स्थापना हुई। भारत में भी पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुई, जिससे हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो रहा एक इतिहास विषय वस्तु के संक्षिप्त जानकारी। अब दूसरा विषय वस्तु उठाएं। दूसरा इसी खंडकों का है नागरिक शास्त्र। यह जो है आंग्ल भाषा का शब्द सिविक्स से, इसका आंग्ल भाषा में इसको सिविक्स कहा जाता है, और आप अपनी भाषा में नागरिक शास्त्र कहते हैं। सिविक्स आंग्ल भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सिविस और दूसरा सिविटास। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर या राज्य। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर या राज्य। अगर हम सिविक्स नागरिक शास्त्र को इस अर्थ के आधार पर परिभाषित करें तो कह सकते हैं किसी नगर में निवास करने वाले नागरिकों का अध्ययन नागरिक शास्त्र कहलाता है। यह भी इतिहास की तरह पूर्ण परिभाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर इस विषय की झलक दिखला देता है, क्योंकि नागरिक शास्त्र में हम नागरिकों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन नागरिकों के समस्त पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यही इसमें मूल बात है। नागरिकों से जुड़े आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्त पहलुओं का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं, जिनमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी समाहित हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के समस्त पहलुओं का अध्ययन एवं उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराता है। उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जब हम बात आगे पढ़ेंगे तो इन अधिकारों और कर्तव्यों की भी चर्चा होगी। वैसे भारतीय नागरिक होने के नाते हम आपको इतना जरूर बतला दें कि हम अपने अधिकारों की चर्चा पहले करते हैं, किंतु कर्तव्यों की तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। वैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हम इन मौलिक अधिकारों की चर्चा तो नहीं यहाँ करेंगे, बस इतना आपको बता रहे हैं। इसी तरह से हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। इस तरह से अगर हमें संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं
तो 11 मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। मैं इस विपरीत समय में आपसे एक मौलिक कर्तव्य पालन की आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें। यह आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे इस मौलिक कर्तव्य को जरूर पालन करने की अपेक्षा रखी जाती है। चलिए फिर आते हैं विषय वस्तु पर। नागरिक शास्त्र का कोई जन्मदाता नहीं माना जाता। अब ये कहेंगे क्यों नहीं माना जाता? ये प्रश्न आपके सामने फिर खड़ा होगा। क्योंकि यह विषय मूल विषय नहीं है, इसकी मौलिक उत्पत्ति नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति तर्कशास्त्र, फिलॉसफी से हुई है, इसलिए मूल विषय नहीं है। तर्कशास्त्र से यह विषय अलग होकर नागरिक शास्त्र उत्पन्न हुआ है। वैसे नागरिक और नगर राज्यों की चर्चा अगर देखा जाए तर्क शास्त्र में तो सोफिस्टों से शुरू होता है, और सोफिस्टों के बाद सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तक आते आते ये विषय अलग हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सुकरात को विषपान दिया गया था, और इसीलिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया नागरिकों के। जब से ये नागरिकों के संबंध में अलग अलग सिद्धांत आने लगे, तब से यही विषय जो है अलग होकर नागरिक शास्त्र के रूप में आया। तो इसलिए इसके कोई जन्मदाता नहीं माना जाता। चूंकि संक्षिप्त रूपरेखा ही बताते हुए आगे चला जाए खंड ख में। खंड ख का पहला विषय था भूगोल। ज्योग्राफी। हिंदी में भी इसको हम दो शब्द से बना है, और ज्योग्राफी भी दो शब्द से बना है। ज्योग्राफी शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा जो यूनानी शब्द है ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी अगर इस आधार पर भूगोल की परिभाषा हम करें तो यह पता चलेगा कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। अगर हम हिंदी के आधार पर इसका संधि विच्छेद करके अर्थ निकालें तो भू धन गोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब यहां उस गोल आकृति से नहीं है, बल्कि यह है कि हम जो है इस पृथ्वी रूपी गोल आकृति का वर्णन, तो चाहे हम यूनानी शब्द का रूपांतरण करते हों या हिंदी शब्द का रूपांतरण करते हों, हमें मिलता तो वही है कि भूगोल का मतलब पृथ्वी का अध्ययन। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यह आंशिक परिभाषा है या पूर्ण परिभाषा है। वैसे तो एक विचारक ने परिभाषा देते हुए लिखा है कि भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखते हैं। पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने का अर्थ क्या है यहां? यानी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त पिंडों
जिनका जुड़ाव पृथ्वी से है, उनका सभी का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। अब आती है बात कि भूगोल के जन्मदाता कौन। इसमें भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अंतर्गत हेरोडोटस और दूसरी विचारधारा के अंतर्गत हिकैटियस, ये भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। एक विचारधारा मानती है कि हेरोडोटस भूगोल के जन्मदाता हैं और एक विचारधारा मानती है कि हिकैटियस भूगोल के जन्मदाता हैं। अब चौथा विषय जो सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ने के लिए रखा गया है वो आपके लिए नया भी है, क्योंकि आपने जूनियर में इस विषय को नहीं पढ़ा। अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन। यानी अगर हम इस विषय को देखें तो ये कह सकते हैं कि धन का अध्ययन अर्थशास्त्र है। वास्तव में अगर प्राचीन इस विषय की रूपरेखा देखी जाए तो अर्थ का जो मतलब निकलता है, जो अर्थ निकलता है धन, धन का ही अध्ययन अर्थशास्त्र। क्योंकि इसके जन्मदाता एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा में जिस विषय बात पर बल दिया, उन्होंने कहा कि धन का ही विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। तो प्राचीन अवधारणा यही रही है इसकी। लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ है। जैसे एडम स्मिथ के बाद मार्शल आते हैं। मार्शल मानव कल्याण को आधार बनाते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा का। उसके बाद रॉबिन्सन आते हैं, वो असीमित आवश्यकताओं में से महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के चयन को आधार बनाते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। उसके बाद जेके मेहता की अगर परिभाषा ले ली जाए तो आवश्यकता विहीनता पर वो अपनी दृष्टिकोण डालते हैं। अतः हम इन सभी परिभाषाओं का समावेश करें तो कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मानव की आर्थिक क्रियाओं एवं मानव कल्याण की समस्त पहलुओं का अध्ययन करते हैं। पहले ही बता दिया कि इस विषय की उत्पत्ति करने वाले जन्मदाता एडम स्मिथ को माना गया है। अब इस विषय के 5 विषय वस्तु हैं जिस पर इसका अध्ययन होता है। पहला उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लास्ट राजस्व। ये 5 क्षेत्र हैं जिस पर समस्त अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है। आज हमने आपको संक्षिप्त विषय वस्तु जो सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना है कक्षा 9 और 10 में, उसके बारे में जानकारी दी। और अगले दिन 9th के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र जो है किसी चैप्टर का आपको अध्ययन कराया जाएगा। चूंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने का दायित्व है, इसलिए आपसे आपके कर्तव्यों का पुनः एक बार आशा करता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और कोरोना की महामारी से बचने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।